14 वर्षीय मंजू एक मंद बुद्धि लड़की थी। वो सारा दिन गांव के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मंजू कभी गुल्ली डंडा खेलती तो कभी कंचे और खुश रहती। मंजू के पिता गंगाराम और मां सरोज मंजू को बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, गंगाराम एक साइकिल मिस्त्री से अपनी साइकिल में नया टायर डलवा कर आते हैं और साइकिल से निकला हुआ पुराना टायर घर ले जाते हैं। मंजू अपने पिता से टायर ले लेती है और टायर को चलाने लगती है। अरे वाह वाह, ये टायर चलाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे मंजू बिटिया, इस टायर के साथ क्यों खेल रही हो? तुम्हें चोट ना लग जाए बिटिया। नहीं लगेगी बाबा। तभी वहां मंजू की मां सरोज भी आ जाती है और मंजू को टायर चलाते देख गंगाराम से कहती है, तुम्हारी लाडली को अब ये नया खेल मिल गया है। अब ये इस खेल का पीछा नहीं छोड़ेगी, देख लेना। अरे खेलने दे सरोज, मंजू को खुश देखकर मेरा मन भी खुशी से झूम उठता है। और उस दिन के बाद से मंजू सारा दिन गांव की गलियों में टायर चलाते हुए खेलती फिरती है। मंजू को टायर चलाते हुए देखकर गांव की महिलाएं हंसती हैं और आपस में बातें करती हैं। अरे चंपा, देख तो सही, गंगाराम भाई की बावली बेटी कैसे लड़कों की तरह टायर चलाती हुई घूम रही है। अरे बहन, ये लड़की भी चलता फिरता नमूना है, नमूना। स्कूल पढ़ने तो जाती नहीं और खेल खेलती है लड़कों वाले। गांव का एक लड़का ढोलू, जो कि बहुत ही शरारती और लफंगा था, दूसरे बच्चों को परेशान करने और बच्चों से लड़ाई करने में माहिर था। जब ढोलू मंजू को टायर चलाते हुए देखता है तो ढोलू मंजू का टायर छीनकर कहता है, अरे टायर चलाना तो लड़कों का खेल है, तू तो जाकर गुड़िया से खेल, नहीं तो तेरी चोटी उखाड़ दूंगा। मैं किसी लड़के से कम थोड़ी ना हूँ, मैं तुझसे ज्यादा तेज टायर चला सकती हूँ। मंजू की बात सुनकर ढोलू को तैश आ जाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो चल फिर ठीक है, आज शाम को तू मेरे साथ टायर की दौड़ लगा लेना, मैं भी देखूं तुझ में कितना दम है। ठीक है, आ जाना शाम को अपना टायर लेकर। और मंजू फिर ढोलू के हाथ से अपना टायर झपटकर टायर को चलाती हुई भाग जाती है। इसी शाम को गांव के सरकारी नल के सामने से मंजू और ढोलू की टायर रेस शुरू होती है। ढोलू तेजी से अपना टायर चलाता हुआ मंजू से आगे निकल जाता है। ढोलू के पीछे पीछे ढोलू के दो दोस्त पप्पू और गुल्ली ढोलू का उत्साह बढ़ाते हुए दौड़ रहे थे। बहुत बढ़िया ढोलू, बहुत बढ़िया, और तेज चला, और तेज और तेज। अबे ढोलू, लड़की से हारकर नाक मत कटवा देना हमारी, और दम लगा और तेज भगा। और ढोलू पूरा जोर लगाकर टायर को मंजू से आगे आगे दौड़ा रहा था। तभी मंजू अपनी गति बढ़ा देती है और कुछ ही देर में ढोलू से आगे निकल जाती है। गांव के बाहर पीपल के बड़े पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। मंजू गड्ढे के पास पहुंचकर रुक जाती है और खुशी से चिल्लाने लगती है, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैंने ढोलू को टायर रेस में हरा दिया, हुर्रे हुर्रे। ढोलू एक लड़की से रेस हारने पर गुस्से से लाल हो जाता है। ज्यादा खुश मत हो बावली, नहीं तो मैं तुझे इसी गड्ढे में धक्का दे दूंगा। अच्छा, तू मुझे धक्का देगा? जरा दे तो सही, फिर बताती हूँ मैं तुझे। और फिर ढोलू मंजू को गड्ढे में धक्का देकर गिरा देता है। गड्ढे में गिरकर मंजू को चोट लगती है और मंजू बेहोश हो जाती है। ढोलू के दोस्त ढोलू से कहते हैं, अबे ढोलू के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? मंजू को गड्ढे में धक्का दे दिया। यार, मुझे लगता है वो गड्ढे में गिरकर मर गई है, नहीं तो वो हम लोगों को जरूर पुकारती। तुम दोनों अपनी चोंच को बंद रखना, किसी से भी इस बारे में कुछ बोला तो टांगे तोड़ दूंगा।
चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं। ढोलू अपने दोनों साथियों के साथ भाग जाता है। ये सारी घटना पीपल के पेड़ पर बैठी हुई एक चुड़ैल देख रही थी। चुड़ैल पेड़ से उड़कर गड्ढे में बेहोश पड़ी मंजू के पास पहुंचती है और मंजू की नब्ज चेक करती है। ईश्वर तेरा धन्यवाद, ये बच्ची अभी जिंदा है। मुझे इस बच्ची को जादुई ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो खून बह जाने के कारण ये मर भी सकती है। और चुड़ैल बेहोश मंजू को जादुई ग्लूकोज की ड्रिप लगा देती है और फिर रात हो जाती है। मंजू के माँ बापू मंजू के अचानक लापता हो जाने से बहुत परेशान होते हैं। अरे पता नहीं मेरी बिटिया कहाँ गायब हो गई। मैं तो उसे पूरे गांव में ढूंढ आया हूँ, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। हाय मेरी मंजू, तो कहाँ चली गई मेरी बेटी? सुनो जी, जरा ढूंढ के तो लाओ, कहाँ चली गई मेरी बच्ची मंजू? रात के अंधेरे में साइकिल का एक टायर अपने आप ही चलता हुआ गांव की गली में चला जा रहा था। गली के दो कुत्ते टायर की तरफ देखते हुए भौंकने लगते हैं, लेकिन टायर सीधा चला जा रहा था। ढोलू के घर के सामने आकर टायर रुक जाता है और ढोलू को पप्पू की आवाज में पुकारता है। ढोलू, ओ भाई ढोलू, अरे जल्दी से बाहर आ, मुझे तुझसे एक जरूरी बात कहनी है। अंदर घर में बैठा हुआ ढोलू आवाज सुनकर सोचने लगता है। अरे ये पप्पू का बच्चा मुझे रात में क्या बताने आया है, चल कर देखता हूँ। ढोलू उठकर घर के बाहर आता है तो अपने गेट के आगे एक टायर को पाता है। टायर को खड़ा पाकर वो सोचने लगता है, अरे ये क्या, पप्पू तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर मुझे पुकार कौन रहा था? तभी टायर चुड़ैल की आवाज में बोलने लगता है। तुझे पप्पू ने नहीं, मैंने पुकारा था बदमाश। रुक जा, कहाँ जा रहा है? और फिर वो टायर हवा में उछल उछल कर ढोलू की पिटाई करने लगता है। अरे मर गया रे, हाय कोई मुझे इस टायर से बचाओ, हाय कोई मुझे इस टायर से बचाओ। ढोलू का शोर सुनकर ढोलू के माता पिता और पड़ोसी भी घर से बाहर निकल आते हैं और टायर द्वारा ढोलू की पिटाई होती देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी चुड़ैल भी प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर सब डर जाते हैं। ए चुड़ैल, तू मेरे बेटे को क्यों पीट रही है? मेरे ढोलू ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बहन, तुम्हारा ये बेटा बहुत लफंगा है। मैं इसे पटक पटक कर इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। चुड़ैल ढोलू को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है। ओई माँ, मेरी तो हड्डियां टूट गई रे। अरे 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 चुड़ैल बहन, मेरे बेटे को छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू इसे माफ कर दे। ये लफंगा माफी के लायक नहीं है। जानते हो आज इसने क्या किया है? और फिर चुड़ैल ढोलू द्वारा मंजू को गड्ढे में धकेलने की सारी घटना लोगों को सुनाती है। ढोलू चुड़ैल से कहता है, मुझसे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं भूल से भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा, तो तूने गलती की है, चल मुर्गा बन, माफी मांग नालायक। ढोलू मुर्गा बन जाता है तो वहां खड़े लोग चुड़ैल से कहने लगते हैं, अरे चुड़ैल बहन जी, अब तो ये मुर्गा भी बन गया, अब तो इसे माफी दे दो। हाँ हाँ, इसे इसकी गलती का एहसास हो गया, अब तो इसे माफ कर दो। ठीक है, तुम सबकी सिफारिश पर मैं इसे माफ करती हूँ,
पर आगे से इसने अगर कोई बुरा काम किया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद सभी लोग मंजू के माँ बाप को साथ लेकर उस गड्ढे पर आते हैं जहां पर मंजू गड्ढे के अंदर गिरी हुई थी। चुड़ैल गड्ढे में उतरती है और मंजू को गोद में लिए गड्ढे से बाहर आकर मंजू को उसके पिता के हवाले कर देती है। चुड़ैल बहन, तुमने मेरी बिटिया की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? अरे ये तो मेरा फर्ज था। और फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सभी लोग मंजू को लेकर गांव की ओर चल पड़ते हैं। सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर एक भिखारिन हर रोज भीख मांगा करती थी। दे दो, भगवान के नाम पर मुझ गरीब को 10-5 रुपए दे दो। ए माई, माई दे दे, भगवान के नाम पर दे दे, तेरा भला करेगा भगवान। और आने जाने वाले लोग तरस खाकर भिखारिन के कटोरे में कुछ पैसे डाल दिया करते। ये गर्मी का महीना था और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। चिलचिलाती गर्मी में भिखारिन की हालत खराब हो रही थी और वो सोच रही थी, हे राम, आज तो बड़ी गर्मी है, गला प्यास के मारे सूख रहा है। अगर मेरे पास एक मटका होता तो मुझे भी ठंडा पानी पीने को मिल जाता और इस गर्मी से कुछ राहत मिल जाती। उसी समय सामान ढोने वाली एक गाड़ी जिस पर एक नया फ्रिज लदा हुआ था वहां से गुजरी और भिखारिन के ठीक सामने आकर पंक्चर हो जाती है। गाड़ी का ड्राइवर बगल वाली सीट पर बैठे हुए राजन से कहता है, साहब, टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी बदलनी पड़ेगी साहब। ओफो, इतनी भीषण गर्मी में इस टायर को भी पंक्चर होना था। अरे जल्दी से स्टेपनी बदलो, जाओ नीचे उतरो। राजन और ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतर गए। ड्राइवर स्टेपनी बदलने लगता है। राजन इलेक्ट्रिक सामान के एक शोरूम का मालिक था और अपने शोरूम से नए मॉडल का ये फ्रिज लेकर वो आज अपने घर जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। पेड़ के नीचे बैठी हुई भिखारिन राजन के पास आई और बोली, अरे बाबूजी, भगवान के नाम पर मुझे 100 रुपए दे दो बाबूजी, गर्मी बहुत है, मैं एक मटका खरीद लूंगी और मटके का ठंडा पानी पीकर आपके लिए दुआ करूंगी बाबूजी। अरे वाह वाह, क्या खूब भिखारन है भाई, हैं? अरे 100 रुपए ऐसे मांग रही है जैसे मुझ पर तेरा कर्ज हो। अरे ये ले 10 रुपए पकड़ और जा यहाँ से। 10 नहीं, 100 रुपए दे दो बाबूजी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारिन राजन का हाथ पकड़कर राजन से विनती करने लगी, ए भिखारिन, हाथ छोड़ मेरा, चल दूर हो जाए यहां से। राजन भिखारिन को अपने से परे हटाने के लिए उसे धक्का दे देता है। भिखारिन सड़क पर गिर जाती है और उसका सिर एक पत्थर से टकराकर फट जाता है। मौके पर ही उस भिखारिन की मौत हो जाती है। ड्राइवर घबराकर राजन से कहता है, अरे साहब, ये तो मर गई, तुरंत यहां से निकल चलिए, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। चलिए साहब, बैठिए गाड़ी में, चलिए। दोनों लोग गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। अकस्मात मृत्यु होने के कारण भिखारिन की आत्मा
चुड़ैल बन गई। चुड़ैल जाती हुई गाड़ी को देखकर कहती है, मेरी मौत का कारण तू ही है फ्रिज वाले। तेरे धक्का मारने के कारण ही मैं चुड़ैल बनी हूँ। मैं तुझसे बदला जरूर लूंगी। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गाड़ी में लदे फ्रिज पर जाकर बैठ जाती है। मैं एक मटके के लिए तरसती रही और चुड़ैल बन गई, और तू ये फ्रिज लेकर जा रहा है। आज से ये फ्रिज ही मेरा ठिकाना बनेगा। मैं भी इस फ्रिज की ठंडक का मजा लूंगी। और फिर चुड़ैल फ्रिज के अंदर समा जाती है। गाड़ी राजन के घर के बाहर आकर रुकती है। राजन और ड्राइवर मिलकर फ्रिज को घर के अंदर रख देते हैं। ड्राइवर वापस चला जाता है। राजन की पत्नी सीमा और उसका बेटा गोलू नया फ्रिज देखकर बहुत खुश होते हैं। राजन जी, इस फ्रिज का मॉडल तो बहुत ही बढ़िया है। आपने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। मम्मी, इस फ्रिज में मेरे लिए आइसक्रीम और मलाई वाला कस्टर्ड जमाना। हाँ बेटा, तू क्यों चिंता करता है? मैं तेरी पसंद की सारी चीजें जमाया करूंगी। सीमा फ्रिज के अंदर पानी की बोतलें और खाने पीने की बहुत सी चीजें रखकर फ्रिज को चालू कर देती है। रात हो जाने पर घर के सारे लोग सो जाते हैं और जैसे ही दीवार घड़ी में रात के 12 बजते हैं, फ्रिज के अंदर से ऐसी आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई कुछ खा रहा हो। आवाज के शोर से सोए हुए राजन की आंख खुल जाती है। अरे, ये फ्रिज के अंदर से अजीब अजीब आवाजें कैसी आ रही हैं? कहीं फ्रिज के अंदर कोई मोटा चूहा तो नहीं घुस गया? राजन उठकर फ्रिज के पास जाता है और फ्रिज से आवाज आनी बंद हो जाती है। हैं? कमाल है, मेरे आते ही आवाजें आनी बंद हो गई। लगता है चूहा बहुत चालाक है, अभी देखता हूं। राजन जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो अंदर बैठी हुई चुड़ैल को देखकर राजन डर जाता है। तुम कौन हो और यहाँ फ्रिज में क्या कर रही हो? मैं चुड़ैल हूँ। मैं यहाँ तेरे लिए ही बैठी हूँ। आजा, अंदर आजा। चुड़ैल अपना हाथ लंबा करके राजन को पकड़ लेती है और राजन को फ्रिज के अंदर खींच लेती है और फ्रिज का दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ घंटों के बाद दिन निकल आया। सुबह को जब सीमा की आंख खुली तो राजन को घर से गायब देखकर वो सोचने लगी, अरे, ये गोलू के पापा सुबह ही सुबह कहाँ चले गए? उनका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है। सीमा पूरे घर में राजन को तलाश करती है, लेकिन राजन कहीं नहीं मिलता। ओहो, हद हो गई। ऐसे बिना बताए वो कहीं जाते तो नहीं है। आज कहाँ चले गए? उसके बाद सीमा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। दोपहर के समय गोलू सीमा से कहने लगा, मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे आइसक्रीम दे दो ना। हाँ हाँ, आओ, मैं तुम्हें फ्रिज से निकाल कर आइसक्रीम देती हूँ। आ जाओ। सीमा और गोलू फ्रिज के पास आते हैं तो क्या देखते हैं? फ्रिज
जोर जोर से अपने आप हिल रहा है और फ्रिज के अंदर से राजन की आवाजें आ रही हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, सीमा, ओ सीमा, अरे मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचाओ। अरे फ्रिज के अंदर से तो राजन की आवाज आ रही है। ये फ्रिज के अंदर क्या कर रहे हैं? सीमा फ्रिज खोलती है तो अंदर बैठे राजन और चुड़ैल को देखती है। चुड़ैल और राजन फ्रिज से बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, तेरा पति बड़ा दुष्ट आदमी है। मैं भी कल तक इंसान थी, इसी के जुल्म के कारण मैं चुड़ैल बन गई हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ इन्होंने क्या जुल्म किया है? हाँ, मैंने तुम पर कब जुल्म किया है? बताओ 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 मुझे। राजन बाबू, मैं वही गरीब भिखारिन हूँ जो कल तुमसे मटका खरीदने के लिए 100 रुपए मांग रही थी और तुमने मुझे जोर का धक्का दे दिया था। मेरे सर पर चोट लगी और मैं मर गई। अकस्मात मृत्यु होने पर मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मैं तुमसे बदला लेने यहाँ आई हूँ। अरे देखो, सुनो, वो सब कुछ एक हादसा था। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा था। मेरी उस गलती को माफ कर दो चुड़ैल जी। चुड़ैल बहन, तुम्हारे साथ भाग्य में ये सब होना लिखा हुआ था, सो हो गया। अब तुम्हें बदले की नहीं, मुक्ति की ज्यादा जरूरत है। चुड़ैल आंटी, मेरे पापा को कुछ मत करना, इन्हें माफ कर दो। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर दया आ गई है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा को माफ कर रही हूँ। चलो बहन, अब तुम मुझे मुक्ति दिला दो। हाँ, मैं अभी पवित्र गंगा जल लेकर आती हूँ। सीमा जाती है और घर के मंदिर में रखी गंगा जल की केन उठा लाती है और गंगा जल चुड़ैल के शरीर पर डालकर कहती है, हे भोलेनाथ, इस चुड़ैल को मुक्ति दे दो। इसे मुक्ति दे दो भोलेनाथ, इसे मुक्ति दे दो। और फिर देखते देखते चुड़ैल धुआं बनकर वहां से गायब हो जाती है और इस तरह फ्रिज की चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। कई साल पहले की बात है। देहरादून में सूरज नाम का एक नौजवान अपने माता पिता के साथ रहा करता था। सूरज एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। सूरज के मम्मी पापा बहुत ही लालची लोग थे। वो सूरज की शादी किसी अमीर घर की लड़की से कराना चाहते थे ताकि उन्हें शादी में ज्यादा से ज्यादा दहेज मिल सके। लेकिन सूरज दहेज के लेन देन को अपराध समझता था, इसलिए वो एक दिन अपनी कलीग सुमन को कोर्ट मैरिज करके अपने घर ले आता है और अपने मम्मी पापा को बताता है। मम्मी, ये सुमन है, आपकी बहू। मैंने इसके साथ कोर्ट मैरिज कर दी है। नमस्ते मम्मी जी। हाय राम, इस नालायक लड़के ने इस भूखी नंगी लड़की से शादी कर ली और मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं लुट गई। हाय राम। हाँ, सही कह रही है मम्मी जी। ये तूने बहुत बुरा किया सूरज। अगर तू हमारी पसंद की लड़की से शादी करता तो बहुत सारा दहेज भी मिलता, और ये तो खाली हाथ ही यहाँ बहू बनकर आ गई।
पापा, मम्मी, मुझे दहेज लाने वाली पत्नी नहीं, प्यार करने वाली पत्नी चाहिए थी, इसलिए मैंने सुमन से शादी की है। सुमन बहुत अच्छी और संस्कारों वाली बहू थी। वो अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी, लेकिन सूरज के मम्मी पापा सुमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो दोनों किसी ना किसी बात पर सुमन को फटकारते ही रहते थे। और जब सुमन उनसे कहती, मम्मी जी, मैं आप दोनों की इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप मुझे प्यार नहीं करती, क्यों? क्या मैं गरीब हूं इसलिए? मम्मी सुमन की इस बात पर सुमन को थप्पड़ मारकर कहती हैं, मेरे साथ जबान लड़ाएगी तो जान से मार डालूंगी तुझे। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और 1 साल बाद सुमन एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। सूरज और सुमन बेटी के जन्म पर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे 2 साल और गुजर जाते हैं। सुमन की बेटी रिया भी अब 2 साल की हो चुकी है। एक दिन सूरज को अपनी कंपनी के किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता है, तो सूरज सुमन से कहता है, सुमन, मुझे 2 दिनों के लिए दिल्ली जाना है। देखो, तुम अपना और रिया का ख्याल रखना। ठीक है सूरज, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं रिया का ख्याल रखूंगी। और फिर सूरज चला जाता है। उसी दिन दोपहर के समय जब सुमन रिया को सुलाने की कोशिश कर रही थी, सो जा मेरी राजकुमारी, जल्दी से निन्नी कर ले, फिर मुझे तेरे दादा दादी के लिए खाना भी बनाना है। तभी वहां सूरज के मम्मी पापा आ जाते हैं और मम्मी सुमन को लताड़ने लगती हैं। हे निकम्मी, तू सारा दिन महारानियों की तरह आराम करती रहती है। अरे हमारे लिए खाना क्या तेरी माँ आकर बनाएगी? मम्मी जी, मैं रिया को सुला रही थी, आप गुस्सा ना करें, मैं बस 5 मिनट में खाना बना दूंगी। अरे देख लिया तूने, इस गरीबनी की जुबान कैसे कैंची की तरह चपड़ चपड़ चलती है। अरे मेरी मान, आज मौका है, सूरज भी घर पर नहीं है, आज हम इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। और फिर दोनों मिलकर डंडों से सुमन की पिटाई करते हैं। ज्यादा पिटाई हो जाने के कारण सुमन मर जाती है। सूरज के मम्मी पापा सुमन की लाश को घर के आंगन में खड़े पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। सुमन का मृत शरीर तो गड्ढे में दब चुका था, लेकिन सुमन की आत्मा अचानक हुई मौत के कारण चुड़ैल बन गई थी। चुड़ैल अपने दुष्ट सास ससुर के पास ही खड़ी हुई थी, लेकिन वो उन दोनों को नजर नहीं आ रही थी। पापा मम्मी से कहते हैं, चलो, इस कलमुही गरीबनी से तो हमने छुटकारा पा लिया, लेकिन ये तो बताओ, अब सूरज को क्या जवाब देंगे? अरे कह देंगे वो रिया को छोड़कर अपने किसी यार के साथ भाग गई है। चुड़ैल को दोनों की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहती। माँ के बिना नन्ही रिया बहुत रोती है, तो सूरज की माँ रिया को चुप नहीं कराती, बल्कि वो कहती है, अरे देख, तेरी माँ मर चुकी है, अब वो नहीं आएगी। या तो तू चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरा भी गला दबा दूंगी। चुड़ैल खिड़की के पास खड़ी हुई अपनी सास के तेवर देख रही थी। चुड़ैल को बहुत दुख होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चुड़ैल रिया के पास आती है और उसकी दूध की बोतल उसके मुंह में लगा देती है। रिया चुप होकर सो जाती है। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। सूरज दिल्ली से वापस लौट आता है। घर में सुमन को ना पाकर सूरज अपने मम्मी पापा से सुमन के बारे में पूछता है।
मम्मी, ये सुमन कहाँ है? कहीं बाहर गई है क्या? अरे बेटा, वो कल मोही तो तेरे दिल्ली जाते ही अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई। हाँ बेटा, अरे वो दुष्ट औरत अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर कहीं चली गई तो तेरा क्या ख्याल करती? तू चिंता मत कर, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। हाँ। सूरज को सुमन के भाग जाने की खबर सुनकर बहुत दुख होता है और वो रिया को गोद में लेकर घर से बाहर चला आता है। सूरज उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है जहां सुमन की लाश दबी हुई है। चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई सूरज को देख रही थी। सूरज रोते हुए अपने आप से कहता है, नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मेरी सुमन ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। वो मुझे और रिया को छोड़कर किसी और के साथ नहीं भाग सकती। तभी चुड़ैल पेड़ से उतरकर सूरज के सामने आ जाती है। सूरज चुड़ैल को देखकर डर जाता है। चुड़ैल? डरो मत सूरज, मैं तुम्हारी सुमन हूं। अब मैं चुड़ैल बन चुकी हूं। सुमन, तुम चुड़ैल? चुड़ैल कैसे बन गई? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। मुझे तुम्हारे लालची मम्मी पापा ने जान से मार डाला। और फिर चुड़ैल शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सूरज को सुना देती है। सूरज अपने मम्मी पापा की करतूत पर बहुत शर्मिंदा होता है। सुमन, मैं अपनी मम्मी पापा की करतूत पर बहुत शर्मिंदा हूं सुमन। मैं उन दोनों को उनके जुर्म की सजा जरूर दूंगी सूरज। तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और मेरी लाश को गड्ढे से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर देना। ऐसा करने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। चुड़ैल सूरज की गोद में लेटी रिया को प्यार करती है, फिर वहां से घर के अंदर चली जाती है। घर में मम्मी पापा बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर मम्मी पापा डर के मारे कांपने लगते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल! हे भगवान, हमारे घर में ये चुड़ैल कहां से आ गई? मैं सुमन हूं दुष्टों, लालच के पुतलों। तुम दोनों ने मुझे बेमौत मारा था ना, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई हूं और अब तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल अपने नुकीले पंजों से दोनों को मार डालती है। सूरज गड्ढे में दबी हुई सुमन की लाश को बाहर निकलवाता है और उसका अंतिम संस्कार करा देता है। चुड़ैल बनी सुमन को मुक्ति मिल जाती है। सूरज कुछ दिनों बाद सुमन की छोटी बहन किरण से शादी कर लेता है। किरण एक मां की तरह रिया की परवरिश करने लगती है और सूरज की जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाती है। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। तेज धूप हो रही थी और एक चुड़ैल एक कॉलोनी के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। तभी चुड़ैल का सर चकराने लगता है। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे, मेरे सर में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है?
मेरा तो सर भी चकरा रहा है। और फिर चुड़ैल अपने आप पर नियंत्रण खोकर आसमान से नीचे कॉलोनी में जा गिरती है। कॉलोनी के कुछ लोग चुड़ैल के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये तो चुड़ैल है, ये आसमान से हमारी कॉलोनी में कैसे गिर पड़ी? ये चुड़ैल उड़ती हुई कहीं जा रही होगी और तबीयत खराब हो जाने पर यहाँ गिर पड़ी होगी, और क्या। हो या तुम शायद ठीक कह रहे हो, इसकी तबीयत ही खराब है, तभी तो ये बेहोश हो गई है। हाँ भैया, हमें इस चुड़ैल को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो ये बेचारी मर जाए। कुछ लोग मिलकर चुड़ैल को उठाते हैं और कॉलोनी में रहने वाली डॉक्टर पूनम के पास ले आते हैं। डॉक्टर पूनम चुड़ैल का चेकअप करती है और बीपी भी नापती है। फिर डॉक्टर पूनम एक इंजेक्शन चुड़ैल को लगाती है। एक आदमी डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहिबा, ये चुड़ैल ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ये थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने इसे इंजेक्शन लगा दिया है। तभी चुड़ैल को होश आ जाता है और चुड़ैल उठकर बैठ जाती है। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? तुम इस समय डॉक्टर पूनम यानी मेरे क्लिनिक में हो और अब तुम ठीक हो। अरे, मैं उड़ती हुई जा रही थी कि अचानक मेरा सर दर्द से फटने लगा और मैं चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी थी। मुझे बताओ, मुझे क्या हुआ था? तुम्हारा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था, इसी वजह से तुम्हें चक्कर आ गए होंगे। पर ये बताओ, तुम खाती क्या हो? मैं इंसानों का मांस खाती हूँ और उनका गर्मा गर्म खून पीती हूँ। तो तुम्हारा बीपी हाई होने का यही असली कारण है। वैसे इंसानों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम इंसानों को मारकर उनके मांस और खून का सेवन करती हो? इंसान बहुत लालची और बुरे होते हैं। इंसानों ने मुझे धोखा दिया है। 1 साल पुरानी बात है, मैं अपने जंगल में मजे से रहती थी और फल फूल खाकर अपना गुजारा किया करती थी। मैंने सुना है इस जंगल में बहुत से जानवर हैं, यहाँ शिकार खेलने में बड़ा मजा आएगा। हाँ भैया, आज हम अपनी बंदूकों से बहुत सारे जानवरों का शिकार करेंगे और उनकी खालें बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल दोनों शिकारियों को देख रही होती है। तभी बहुत सारी चील आकर शिकारियों पर हमला बोल देती हैं और अपनी चोंच व पंजों से शिकारियों को घायल कर देती हैं। चुड़ैल ये नजारा देखकर सोचती है, अरे, ये चील तो इन बेचारे इंसानों को मार ही डालेंगी। मुझे इनको इन खतरनाक चीलों से बचाना चाहिए। चुड़ैल पेड़ से उड़ान भरती है और अपनी लाठी से चीलों को मार मार कर भगा देती है। दोनों शिकारी घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। चुड़ैल उनसे कहती है, तुम दोनों तो घायल हो चुके हो, मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा दूंगी। चुड़ैल बहन, तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम दोनों तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद चुड़ैल दोनों शिकारियों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। गुफा में लाकर चुड़ैल दोनों शिकारियों के घावों पर दवा लगाती है और उन्हें ताजे फल खाने के लिए देती है। फिर चुड़ैल लेटकर सो जाती है। गुफा के अंदर रोशनी करने के लिए चुड़ैल ने बड़े साइज के हीरे रखे हुए थे जो बल्बों की तरह जगमगा रहे थे। हीरों को देखकर दोनों शिकारी ललचा जाते हैं और उन हीरों को चुराने की योजना बनाते हैं। अरे देखो, इस चुड़ैल के पास इतने कीमती हीरों का क्या काम? अरे ये तो हमारे पास होने चाहिए। हाँ, सही सोच रहे हो भैया तुम। अरे चुड़ैल इस समय घोड़े बेचकर सो रही है, आज अच्छा मौका है हीरे चुराकर भागने का।
और फिर दोनों शिकारी चुड़ैल के सर पर डंडों से वार करके उसे बेहोश कर देते हैं और सारे हीरे चुराकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद चुड़ैल को होश आता है और जब चुड़ैल अपने हीरे गायब पाती है तो गुस्से से तिलमिलाने लगती है। हाँ, हाँ, वो इंसान मुझे धोखा दे गए, मेरे हीरे चुरा कर ले गए, मेरा सर भी फोड़ डाला कमीनों ने। मैं अब किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबसे बदला लूंगी, सबसे बदला लूंगी। उस घटना के बाद से चुड़ैल इंसानों की दुश्मन बन जाती है। चुड़ैल इंसानों को पकड़कर उन्हें मारकर खाना शुरू कर देती है। मैंने खतरनाक चीलों के हमलों से उन दोनों इंसानों की जान बचाई, उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उनका इलाज किया, उन्हें फल खाने को दिए और उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अब आप ही बताइए डॉक्टर, मैं इंसानों को मारकर उनसे अपना बदला क्यों ना लूं? देखो, तुम्हारे साथ उन शिकारियों ने बहुत बुरा किया। भगवान उन्हें उनके अपराध की सजा जरूर देगा। हाँ, डॉक्टर साहिबा सही कह रही हैं। दुनिया के सभी इंसान बुरे नहीं होते चुड़ैल बहन। हम लोगों ने तुम्हारी मदद की है, हम तुम्हें उठाकर इलाज के लिए यहाँ लेकर आए हैं। देखो, हम तो बुरे इंसान नहीं है ना। चुड़ैल बहन, कुछ लोगों की गलती की सजा सारे इंसानों को देना बहुत गलत बात है। अब तुम इंसानों को मारकर उनके मांस और खून का सेवन करना बंद कर दो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर तुम भी एक दिन अचानक मर जाओगी। इंसानी मांस और खून का सेवन करने से तुम्हारा बीपी हाई होने लगा है। जिस दिन तुम्हारा बीपी ज्यादा हाई हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी और तुम मर जाओगी। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मरना है, मैं और जीना चाहती हूँ। मेरी समझ में आपकी बात आ गई है डॉक्टर पूनम। आज के बाद मैं किसी इंसान को मारकर नहीं खाऊंगी, मैं फिर से शाकाहारी बन जाऊंगी। उसके बाद डॉक्टर पूनम चुड़ैल को कुछ दवाइयां देकर उसकी छुट्टी कर देती है और चुड़ैल उड़कर वहां से चली जाती है। बानपुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल कुछ बुरी शक्तियां प्राप्त करने के लिए गांव के लोगों का सर काट लेती थी और अपने सर से जोड़ लेती थी। गांव वाले उस चुड़ैल के खौफ से बहुत डरे हुए थे। एक दिन गांव की दो औरतें आपस में कुछ बात कर रही थी। अरे बहन, तुम्हें पता है, अपने गांव में एक चुड़ैल आ गई है। मुझे तो लगता है कि गांव में अब कुछ बुरा होगा, कहीं गांव ही न तबाह हो जाए। मैंने भी चुड़ैल की कहानियां सुनी है, देखते हैं अब क्या होगा। रात को सब लोग चुड़ैल के डर से अपने अपने घर बंद कर लेते हैं, क्योंकि आधी रात को चुड़ैल गांव में चक्कर काटने लगती है। मेरा खौफ इतना है पूरे गांव में कि सबके घर के दरवाजे इतनी जल्दी बंद हो गए, पर मैं तो शिकार करके ही जाऊंगी। फिर चुड़ैल सुरेश के घर की ओर जाती है और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। दरवाजा खोलो, मुझे मदद की जरूरत है, दरवाजा खोलो। अरे, इतनी रात में कौन आया है? रीता, जाओ जरा देखो कौन आया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? आधी रात को अपनी पत्नी को खतरे में डाल रहे हो। ओफो, एक काम कह दो तुमसे तो वो भी नहीं होता। रहने दो, मैं ही जा रहा हूँ।
अरे ये नहीं सोचती हो कि मैं दिन भर का थका मांदा आता हूँ, लेकिन नहीं, सारे काम मुझसे ही करवाने हैं इसको। रुको, मैं ही जाती हूँ, जब देखो चिल्लाते ही रहते हो। रीता गुस्से में दरवाजे की तरफ जाती है और ताव में आकर बिना जाने दरवाजा खोल देती है। चुड़ैल, आज तो मैं मर गई। ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बचाओ, अरे बचाओ मुझे कोई बचाओ। अरे डरपोक सुरेश, बचाओ मुझे। आज तो मेरा शिकार मुझे मिल गया। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। देखते ही देखते चुड़ैल रीता का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और उसका सिर अपने सिर में जोड़ लेती है। अब मैं और ताकतवर हो गई। मेरे पास 2-2 सिर हो गए। दुनिया में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। कमरे के अंदर से सुरेश रीता को आवाज लगाता है। अरे रीता, दरवाजा खोलने गई हो या बनाने? जल्दी आओ। अरे सोना नहीं है क्या? रीता, रीता, अरे रीता, बोलती क्यों नहीं हो? अरे कुछ हो तो नहीं गया ऐसे? मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही सुरेश दरवाजे पर बाहर आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये तो रीता का शरीर है, लेकिन इसका सर कहाँ गया? अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मेरी पत्नी का सिर कोई ले गया। हे भगवान, मैंने दरवाजा क्यों नहीं खोला? सुरेश की आवाज सुनकर आसपास के लोग उठ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? सुरेश भैया के वहाँ शोर मचा हुआ है। अरे मेरी पत्नी का सिर कोई ले गया, सिर धड़ रह गया। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अरे भाई, अब रोने से क्या फायदा? ये जरूर उस चुड़ैल का काम है। उसके अलावा ये हरकत और कोई कर ही नहीं सकता। अरे उस चुड़ैल का सत्यानाश हो। मेरी बीवी को मार कर चली गई। इधर चुड़ैल वापस अपनी गुफा में आती है और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 2 सिरों के साथ अपनी सिद्धि करने लगती है। ऐ मेरे असुर देवता, मैं एक और सिर के साथ पूजा कर रही हूँ। अब मुझे सिर्फ एक और सिर की जरूरत है। पता है संजय, अभी कुछ दिन पहले ही मैं और रीता उस चुड़ैल की बात कर रहे थे और कल ही वो चुड़ैल उसका सर काट के ले गई। पर वो चुड़ैल सिर्फ सर ही क्यों ले गई? अगर उसे मांस खाना होता तो शरीर क्यों छोड़ जाती? इसमें जरूर कोई रहस्य की बात है, पता लगाना होगा। आज आने दो उस चुड़ैल को। रीता की मौत के बाद गांव वालों में उस चुड़ैल का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही शाम होती, लोग अपने अपने घरों में छुप जाते। जैसे ही आधी रात होती है, वो चुड़ैल अपनी गुफा से निकलकर गांव में चक्कर लगाने लगती है। आज चुड़ैल राजेश के घर पर पहुंचती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। इतनी रात को कौन आया होगा? लगता है कोई भूखी आई होगी खाना मांगने। खाना दे आती हूँ, जरूरतमंद लगती है। सुनीता रसोई से खाना लेकर आती है और दरवाजा खोल देती है। आखिर तो आ ही गई। अरे बचाओ, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। अब मेरे 2 से 3 सर हो जाएंगे। चुड़ैल सुनीता पर हमला करती है और उसका सिर काटकर अपने सिर में लगा लेती है। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन गई हूँ। इतने में ही पुनीता और संजय आकर सुनीता को बचा पाते।
चुड़ैल वहां से जा चुकी थी। अरे ये चुड़ैल इस बार भी कामयाब हो गई। पता लगाना होगा कि वो क्या करना चाहती है। अरे उसकी गुफा में जाकर ही पता चलेगा कि वो करना क्या चाहती है। अब चुड़ैल के 3 सर हो गए थे। चुड़ैल काली शक्तियां प्राप्त करने के लिए अब यज्ञ करना शुरू कर देती है और मंत्र पढ़ने लगती है। इधर पुनीता और संजय गांव वालों को साथ में लेकर चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे अरे देखो, ये चुड़ैल क्या कर रही है। अरे हाँ, ये तो कोई विनाशकारी शक्तियां पाने की कोशिश कर रही है। हमें इसे रोकना होगा, वरना ये पूरा गांव तबाह कर देगी। मुझे यहाँ किसी इंसान की खुशबू आ रही है। कोई है यहाँ? संजय, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो, हमें इस चुड़ैल के सर काटने पड़ेंगे। चुड़ैल की नजरों से बचकर संजय आगे बढ़ने लगता है। ए चुड़ैल, आज तेरा किस्सा खत्म। संजय उस चुड़ैल का सिर काट देता है। तू मेरा खात्मा करेगा? अरे ये क्या, इसका सिर खुद से वापस जुड़ गया। तुम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे लगता है इसके पेट में वार करना चाहिए। संजय चुड़ैल के पेट पर वार करता है। ये नहीं हो सकता, कोई इंसान मुझे नहीं मार सकता। मैं अपने मकाम के इतने पास आकर नहीं मर सकती। और देखते ही देखते चुड़ैल के दोनों इंसानी सर चुड़ैल के धड़ से अलग हो जाते हैं। संजय और पुनीता की समझदारी और बहादुरी से गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं और अब गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं।